अच्छा, तो यहाँ तक हम इस एमसीक्यूज को हम कल डिस्कस करेंगे। ट्रांस ओवरियन वाला, ये हमने हॉरिजेंटल और वर्टिकल ट्रांसमिशन पढ़ी थी वहां से। तो यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। सही है। यहाँ पे एक बीच में हमने थोड़ी सी स्लिप ऑफ टंग की, आई थिंक सो, इसको भी ठीक कर देते हैं ताकि जो देखेंगे तो उनको वो हो जाए। अच्छा, जो यंग वन होता है ना डक का, डक के यंग वन को आप लोगों ने भी नहीं बताया कि सर एरर कर रहे हैं आप। डक के यंग वन को डकलिंग कहा जाता है। डक के यंग वन को डकलिंग कहा जाता है। और डक का जो मेल होता है, ये याद रखिएगा, उसको ड्रेक कहा जाता है। अगर पूछे ना कि यंग मेल ऑफ डक, तो वो होगा ड्रेक। और फीमेल को डक कहा जाता है। और यंग वन को डकलिंग कहा जाता है। तो ये तीनों चीजें आपने याद रखनी। ये ऊपर हमने एक गलती की थी, इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। सही हो गया। तो यहाँ तक हमने किया ट्रांस ओवरियन ट्रांसमिशन तक। जो है ना, कल इंशाल्लाह ये इस एमसीक्यू से शुरू करेंगे आगे, पोल्ट्री के। दूसरी आज की हमारी जो क्लास है वो है इंग्लिश की। इंग्लिश की क्लास में कंपोजिशन, यहाँ तक हमने आर्टिकल्स को डिस्कस किया था अपनी लास्ट क्लास में। एडवर्ब, यहाँ से कुछ सच इम्पोर्टेंट नहीं है एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग, बट आपको पता हो कि एडवर्ब किससे कहते हैं। एडवर्ब वो वर्ब होता है जो किसके बारे में बताता है, हमें वर्ब के बारे में बताएगा, एडजेक्टिव के बारे में बताएगा, या किसी और एडवर्ब के बारे में बताएगा। बट अगर वन पेपर की मैं बात करूं तो आपको सिंपल ही देगा। आपने याद रखना है, जिस वर्ड की लास्ट में एल वाई होगा वो एडवर्ब होगा। अगर आपको पहचाने का तरीका देता है ना कि इन सेंटेंस में से एडवर्ब कौन सा है, कुछ यहाँ पे कुछ वो भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं। बट अगर विडनरी के हवाले से मैं बात करूँ, इतना ज्यादा डीप में नहीं देगा। आपने याद रखना है, जिस वर्ड के साथ एल वाई लगा है वो एडवर्ब होगा। सही है। अगर वो सेंटेंस देता है और कहता है कि यहाँ से एडवर्ब कौन सा है, तो ये ट्रिक आपने याद रखनी है, एल वाई वाली। ठीक है, जैसे ही ड्रोव स्लोली। आप इसकी पूरी स्ट्रक्चर पे ना जाएं, अगर हम इसकी मीनिंग पे बात करें तो आपको बताया ना कि ये वर्ब को भी डिफाइन करता है, एडजेक्टिव को भी करता है, किसी और एडवर्ब को भी करता है। ये ड्रोव क्या है? ड्रोव वर्ब है। तो ही ड्रोव कैसे, वो कैसे चला रहा था गाड़ी? बहुत ही स्लोली। सही है। तो ये किसकी जो है ना, क्या बोलते हैं, क्वालिटी को बता रहा है, वर्ब की क्वालिटी बता रहा है कि वो आहिस्ता चला रहा था। तो स्लोली क्या होगा? एडवर्ब होगा। हाउ डिड ही ड्राइव आंसर स्लोली, स्लोली मिल रहा है तो स्लोली हमारा एडवर्ब है। सही है। तो ये आपने, ये सिंपल बता रहा हूँ, बाकी इससे एज सच इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। कंजक्शन, ये मैंने आपको पास्ट पेपर्स में भी बताया था। कंजक्शन क्या होती है? ये वर्ड होता है जो ज्वाइन करता है टू सेंटेंसेस को ताकि कंप्लीट मीनिंग आ सके, उसको कंजक्शन कहा जाता है। इसमें कभी कभी आ जाती है एरर उसकी, पंचुएशन की। वो भी बता दो। ये सारी कंजक्शन है, फार एंड, नीदर आर, इधर नार, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सारी कंजक्शन ये जुमलों को मिलाने का काम करती है। ये सारे कंजक्शन हैं, फार एंड, नार, बट, आर, येट, सो, ये सारे क्या होते हैं? जुमले को, दो जुमलों को आपस में मिलाने का काम करती है। पंक्चुएशन यहाँ से आपने याद रखनी है। सही है। पंक्चुएशन की एरर आती है कंजक्शन से। अभी कुछ होती हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन, इसकी डिटेल में नहीं जाइएगा। यहाँ से कुछ वर्ड आपने याद रखने हैं, कौन कौन सी? बिकॉज, सही है, सिंस, दो, अल दो, बस, या इफ वगैरह। तो ये तीन चार कंजक्शंस होती हैं। जब भी आपने ये याद रखना है, ये जुमले के बीच में आ जाएंगी। ये याद रखिएगा, बिकॉज हो, अल दो हो, इफ हो, ये जो मैंने नाम आपको बताए हैं ना, ये आपने याद रखना है। ये जब भी सेंटेंस की बीच में आएंगी, कोई कामा यूज नहीं होगी। पंक्चुएशन पढ़ाऊंगा या मैंने बताई भी है आपको, बट हम पढ़ेंगे इसी बुक में।
जब भी ये सेंटेंस की बीच में आएंगी कोई पंचुएशन या कामा वगैरह यूज नहीं होगी, ये याद रखिएगा बात। जब भी सेंटेंस के शुरू में आएंगी, अगर अल्दो से सेंटेंस शुरू होता है, फॉर सपोज, ये एग्जांपल भी नीचे दिखाता हूं, अल्दो से सेंटेंस शुरू होता है, फिर जुमला एक, उसके बाद एक कामा जरूर आएगी। ठीक है। जब भी इन कंजक्शंस के शुरू, ये कंजक्शंस शुरू में आएंगी सेंटेंस के, तो इसके बाद कामा आएगी। और जब ये बीच में आएंगे, इसके बाद कोई कामा नहीं आएगी, ना इनके आगे आएगी ना इसके पीछे आएगी। सही है। तो ये देखें, असलम हैज टेकन अ शॉर्ट लीव बिकॉज ही वॉज इल। नो कामा, कोई कामा नहीं लगाई जाएगी। और यहां से वीओ में क्वेश्चन आया था, समझिएगा इस बात को। असलम हैज टेकन अ शॉर्ट लीव बिकॉज ही वॉज इल, ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है, इनको मिलाया किसने है? बिकॉज ने मिलाया है। जब भी ये बीच में आएंगी कोई भी कामा यूज नहीं होगी। अब देखिएगा, बिकॉज, आपको पता है ना, जब ये शुरू में आ जाए, जैसे बिकॉज असलम वाज इल, तो अब आप पे फर्ज हो गया कि आपने कामा लगानी है। कामा नहीं लगाएंगे, ग्रामर के हिसाब से जुमला गलत होगा। ही टुक अ शॉर्ट लीव, तो अभी यहाँ पे देखिए हमने कामा लगाया है। तो ये आपने रूल याद रखना है कंजक्शन में से। जब भी अल्दो बिकॉज, मोस्टली वो बिकॉज या अल्दो यूज करेगा। बिकॉज हो, अल्दो हो, वेन हो, वेयर हो, ये सारी कंजक्शन हैं। जब भी सेंटेंस के बीच में आएंगी कोई कामा ना इनके आगे लगेगा ना इनके पीछे लगेगा। और जब ये शुरू में आएंगी, जैसे बिकॉज आ गया शुरू में, तो इसके बाद जो जुमला खत्म हो रहा है उसके बाद एक कामा आएगी, फिर दूसरा जुमला शुरू होगा। तो इसको, ये कंजक्शन का रूल आपने याद रखना है। और ये मैं आपको पांच पेपर्स में से अभी दिखाता हूँ कि ये पेपर में कैसे आया था, ताकि आपको क्लियर हो जाए। और इंशाल्लाह अभी आप खुद कर लेंगे। ये अभी 2023 में ही ये एरर आई थी पंचुएशन की। अच्छा, 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर वीओ में आया था क्वेश्चन कि विच सेंटेंस यूज करेक्ट पंचुएशन। ठीक है, विच सेंटेंस यूज करेक्ट पंचुएशन। अभी आप जुमले देखिएगा, आई लाइक पिज्जा बिकॉज इट इज डिलीशियस। बिकॉज बीच में आया है ना, बीच में आया है तो भाई आपने कामा क्यों लगाई है? ये गलत हो गया। सही है। सी ऑप्शन क्या है? आई लाइक पिज्जा कामा दे के फिर बिकॉज लगाया है, तो नहीं आएगा, ये भी गलत है। हमने पढ़ा है बिकॉज जब भी बीच में आएगा कोई कामा नहीं लगाई जाएगी। डी में नन ऑफ दीज है। बी देखिएगा, आई लाइक पिज्जा बिकॉज इट इज डिलीशियस, तो यहाँ पे देखो इसने कोई भी कामा वगैरह नहीं लगाई है, और ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। यहाँ होता कि बिकॉज इट इज डिलीशियस, तो फिर हम कामा लगा के कहते आई लाइक पिज्जा। सही है। जब बिकॉज सेंटेंस के शुरू में आएगा तो फिर कामा लगाई जाएगी, जब भी बिकॉज बीच में आएगा तो आपने कोई गलती नहीं करनी कि इसके आगे पीछे कामा लगानी है। सही है। ये समझ आ गया रूल पंचुएशन का, कामा का? काइंडली बताएं, जब भी बिकॉज आएगा बीच में कोई कामा नहीं लगाई जाएगी, जैसे ये सिंपली लिखा हुआ है, ये सही होगा। ओके, वेरी गुड। उसके बाद हम कुछ सिनोनियम एंटोनियम्स भी करते हैं इसके। अच्छा, ये एंटोनियम्स क्या है कि एंटोनियम्स ऑफ पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या होती है? ये डिजीज से रिलेटेड होती है, बीमारी से रिलेटेड होती है। ठीक है, हम पैथोलॉजी पढ़ते हैं ना, वो डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका एंटोनियम क्या होगा? हेल्दी होगा। एंटोनियम ऑफ अब्रिज, ये आपको पहली क्लास जो हमने पास पेपर्स की थी एसपीएससी ने, ये विडनरी के साथ जो पेपर हुए थे अकाउंटेंट के, उसमें दिया था अब्रिज। अब्रिज का आपको मतलब बताया था, शॉर्ट करना होता है। क्या होता है? शॉर्ट करना होता है। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज के लिए एक वर्ड और भी होता है, आगमेंट करना। आगमेंट का भी मतलब होता है इंक्रीज करना। सही है। तो ये भी आपने याद रखना है, जब भी ये आ जाए अब्रिज, अब्रिज का मतलब होता है शॉर्ट। इसका जिद ही पूछेगा, जिद क्या होगा? आगमेंट करना या इंक्रीज करना। एंटोनियम ऑफ आर्कीटाइप, आर्कीटाइप का मतलब होता है ओरिजिनल कोई चीज हो। एंशंट जमाने में ओरिजिनल जो चीजें होती थी उनके लिए ये वर्ड यूज होता था, आर्कीटाइप। तो इसका जिद क्या होता है? कॉपी होता है, डुप्लीकेट। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंटोनियम ऑफ अपेथी,
अपेथी का क्या मतलब होता है? जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता हो, कि जो है ना लेस कंसर्न बंदे जो होते हैं, ठीक है, लेस कंसर्न होते हैं, ठीक है, या जिनमें एंथुजियाज्म, लेक ऑफ एंथुजियाज्म होता है, पेशेंस वगैरह नहीं होता, पुरजोश नहीं होते वो, उसके लिए अपेथी का वर्ड यूज होता है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? जील होगा। जील का मतलब होता है एंथुजियाज्म, परजोश बंदे, एंथुजियाज्म, ठीक है। तो ये वर्ड आपने याद रखना है, और ये डायरेक्ट इसी फॉर्म में आपको मिलेगा जब भी ये आएगा, द एंटोनिम ऑफ अपेथी। तो आपने ये जील वर्ड याद रखना है, इसका जिद जील होगा। अडेप्ट करना, अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को फिट कर देना। मतलब हम कहते हैं ना कि भाई इस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करो, फिट करो अपने जो है ना सरकमस्टांसेस में। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? अनफिट होगा। अट्रैक्ट, ये तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, अट्रैक्ट का हमेशा रिपेल होता है। क्रेडुलस, क्रेडुलस का क्या मतलब होता है? जिस पे यकीन किया जाए या बहुत ही ज्यादा यकीन हो। इसका एंटोनिम क्या होगा? स्केप्टिकल होगा, शक्की होगा। ये यकीन के सेंस में जिस पे भरपूर यकीन हो, क्रेडुलस, और स्केप्टिकल शक्की को कहा जाता है, ठीक है। तो यहां तक हम ये करते हैं एंटोनियम्स, ये चार पांच आपको बताए। कुछ सेनोनियम्स भी हम करते हैं, सेनोनियम्स किए थे हमने। यहां तक हमने किए थे, कैस्टिगेट तक सिनोनिम किया था, पनिश या क्रिटिसाइज। प्रेविलेंट का सिनोनिम क्या होता है? जो बहुत ही ज्यादा वसी हो, वाइड स्प्रेड हो। अभी ये हम सेम मतलब वाले कर रहे हैं। प्रेविलेंट का क्या मतलब है? वाइड स्प्रेड, बहुत ही ज्यादा वसी। कर्सिफिकेशन, कर्सिफिकेशन का मतलब होता है, ये ओल्ड जमाने में ना लोगों को लटकाया जाता था, उनके पाँव वगैरह रस्सी से बांध के, जैसे वो उसका भी आता है ना, कि जो अफलातून वगैरह थे उनको लटकाते थे पहले जमाने में। ये सजा होती थी, एक किस्म की कैपिटल पनिशमेंट को कहा जाता है कर्सिफिकेशन, ठीक है। तो इसका सिनोनियम क्या है? ये एग्जीक्यूशन, किसी को एग्जीक्यूट करना, फांसी वगैरह पे चढ़ा देना, या किसी को वो बहुत ही ज्यादा सजा देना, लटका देना किसी को, उसको कहा जाता है कर्सिफिकेशन। तो ये आपने एग्जीक्यूशन वर्ड याद रखना है। प्लोथरा, प्लोथरा वर्ड भी वेरी इंपॉर्टेंट है एसपीएससी के अकॉर्डिंग। इसका क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। प्लोथरा का मतलब होता है वेल्थ के सेंस में, मतलब वो जो बहुत ही ज्यादा अमीर होते हैं, या जिनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा होता है, उन्हें, उनके लिए ये वर्ड यूज होता है प्लोथरा, वेल्थ के सेंस में। एक्सपंज करना, एक्सपंज का क्या मतलब होता है? किसी चीज को रिमूव करना। क्या करना? रिमूव करना, टर्मिनेट करना, नामो निशान मिटा देना, या ओब्लिटरेट करना। ये वर्ड भी आपने याद रखना है एक्सपंज का, जब भी सिनोनियम पूछा जाए, ओब्लिटरेट करना। सिनोनियम ऑफ इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल का क्या मतलब होता है? अनकंक्वेरेबल, मतलब जिसको जो है ना फतेह न किया जा सके, या जिसको शिकस्त ना दी जा सके, इम्प्रेग्नेबल, ठीक है। तो ये वर्ड भी याद आपने रखना है, अनकंक्वेरेबल। तो यहां तक ये सिनोनियम्स भी हम करते हैं आज के। ये आपको डायरेक्ट पेपर में आएंगे, तो ये वर्ड आपने देखने हैं जरूर। यहां तक हमने शायद किया था टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ईडियम्स यहां तक हमने आई थिंक किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम है स्लेप ऑन द wrist। स्लेप ऑन द wrist का मतलब होता है माइल्ड पनिशमेंट, छोटी पनिशमेंट। हम कहते हैं ना, मैं किसी किसी को ऐसे wrist पे थप्पड़ मारते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब कि भाई तुमने ये गलत किया, हम ऐसे ही फ्रेंडली वे में। तो वो क्या होती है? एक छोटी सी पनिशमेंट होती है, माइल्ड पनिशमेंट होती है, वो बहुत ही ज्यादा नहीं होती। तो ये आपने इडियम याद रखना है, ये शायद पोल्ट्री में आया था, स्लेप ऑन द wrist। स्लेप ऑन द wrist का मतलब होता है इडियम का माइल्ड पनिशमेंट या स्मॉल पनिशमेंट, ठीक है। तो ये वर्ड आपने याद रखना है, स्लेप ऑन द wrist का। टू बर्न्स वंस फिंगर, तो क्या होता है? टू सफर अ लॉस बाय एक्टिंग केयरलेस, कि मतलब केयरलेस रह के बहुत ही ज्यादा चीजें नुकसान खाना, तो उसके लिए ये इडियम होता है टू बर्न वंस फिंगर। जाहिर है फिंगर्स को कोई जलाएगा तो क्या होगा? ये वो अपना ही नुकसान कर रहा है, केयरलेस होके, बेख्याल होके।
अब बुल मार्केट का क्या मतलब है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता हो मैं, मार्केट वेयर प्राइसेस आर राइजिंग, जहाँ पे प्राइसेस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होती हो, उसको कहा जाता है बुल मार्केट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला भी इडियम है, काफी दफा एसपीएससी में आया है, हिट द नेल ऑन द हेड। वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ये। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है कोई भी चीज एग्जैक्टली बोलना, कोई भी चीज या कोई भी काम ऐसा करना जो एग्जैक्टली हो, राइट हो, मतलब एक्यूरेट हो। उसके लिए तो ये एग्जैक्टली का वर्ड आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा। अगर वो जुमला को या वर्ड्स को चेंज करता है तो ये एग्जैक्टली वर्ड आपको जरूर मिलेगा। मतलब कोई भी चीज कहना या करना जो एग्जैक्टली राइट हो, एक्यूरेट हो, उसके लिए ये इडियम यूज होता है, हिट द नेल ऑन द हेड। बियर द पाम का क्या मतलब होता है? बियर द पाम का मतलब होता है टू विन करना, जीतना। ठीक है। बीट अ डेड हॉर्स या फ्लॉग अ डेड हॉर्स, ये शायद हमने फ्लॉग अ डेड हॉर्स पढ़ा था पहले भी। या बीट अ डेड हॉर्स, ये दोनों सेम ईडियम से, इनका मतलब होता है फ्यूटाइल एफर्ट्स, बेकार मेहनत। मतलब जो है ना, वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी इसको कहा जाता है। जाहिर है, अब आप एक डेड हॉर्स को अगर आप मार रहे हैं तो ये क्या है, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, कोई इससे खड़ तेल नहीं निकलेगा। ये फ्यूटाइल एफर्ट्स होती हैं, इरेलीवेंट एफर्ट्स होती हैं, जिसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जाहिर है किसी डेड हॉर्स को अगर आप मार रहे हैं तो हॉर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। मेक अ बी लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम है ये भी एसपीएससी के अकॉर्डिंग। मेक अ बी लाइन या एज क्रो फ्लाइज, ये दोनों इडियम सेम होते हैं। ये जो कोई भी आ जाए इनमें एक, इसका मतलब होता है गो स्ट्रेट लाइन। मतलब जो बंदा सीधा जाता है, स्ट्रेट जाता है, उसके लिए ये इडियम यूज किया जाता है, मेक अ बी लाइन या एज क्रो फ्लाइज। तो आप देखेंगे जो क्रोज वगैरह होते हैं, वो जब हवा में उड़ते हैं तो वो एक ही लाइन में सब साथ उड़ते हैं, तो वो स्ट्रेट जाते हैं। किसी, या तो ये अभी किसी के लिए भी यूज हो सकता है, कोई स्ट्रेट बंदा जहां भी जा रहा है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं एज क्रो फ्लाइज या मेक अ बी लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट इडियम है ये। ठीक है, तो यहाँ तक ये तीन चार इडियम भी हमने किए। प्रीपोजिशंस भी करते हैं, क्या है आज की? डिसअपॉइंटेड तक किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, द मैन वाज एन अकम्प्लाइज डैश डैश थीफ। अकम्प्लाइज का मतलब होता है कि जो उसके साथ मदद करने वाला, मतलब किसी थीफ की या क्राइम में कोई किसी की मदद करता है, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है अकम्प्लाइज। ठीक है, तो अकम्प्लाइज वर्ड के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन लगती है। दिस मैन वाज एन अकम्प्लाइज ऑफ द थीफ, मतलब वो चोर के साथ मिला हुआ था या क्राइम पार्टनर था। अकम्प्लाइज का मतलब होता है क्राइम पार्टनर या पार्टनर इन क्राइम। मतलब जो कोई गलत काम हो रहा है उसमें कोई उसकी मदद करता है, सहूलतकारी करता है, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है अकम्प्लाइज, और इसके साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन लगाई जाती है। ही सुपीरियर डैश डैश इरफान, सुपीरियर आपको बता चुका हूं, सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रियर, इनके साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन लगाई जाती है, कभी भी नहीं भूलिएगा। द डिजर्टेड गार्डन वाज इन्फेस्टेड वीड्स, तो इन्फेस्टेड का मतलब होता है फिल्ड, भरा हुआ था। जो गार्डन था उनमें वीड्स ज्यादा भरे हुए थे गार्डन पे। तो फील्ड का मतलब होता है इन्फेस्टेड के साथ हमेशा विथ प्रेपोजिशन लगाई जाती है। यह भी काफी दफा एसपीएससी में आता है, इन्फेस्टेड। द हाउस इज इन्फेस्टेड विथ रेबिट। ठीक है, कि पूरा घर जो था वो रेबिट से भरा हुआ था। तो इन्फेस्टेड का मतलब क्या होता है, फिल्ड विथ। तो इनके साथ हमेशा क्या प्रेपोजिशन आती है, विथ प्रेपोजिशन लगाई जाती है। तो यहां तक क्लास करते हैं आज की इंग्लिश की।